देखें। चलिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको जानना चाहिए उन सब सेक्शंस को मैं लिख दे रहा हूं, उन सब सेक्शंस को आप देख लेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 268, सेक्शन 271। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ठीक है, ये किसी भी थ्योरी के या तो डेफिनेशन में आ जाएंगे या कहीं पे भी कवर हो जाएंगे। जैसे जैसे कवर होते चलेंगे मैं आपको बताता चलूंगा कि हमने कौन कौन सा कवर कर लिया। 268, 271, उसके बाद आ गया सेक्शन 262, उसके बाद आ गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 आई गेस, या 21। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। ठीक है, इतने होने के बाद में नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। आप घबराएंगे नहीं, सारा सेक्शन आसान है, आप इसमें से बहुत सारे सेक्शंस जानते भी हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि सर मुझे इतना सेक्शन याद करना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे। कुछ घबराने की बात नहीं है, सारे सेक्शंस आप याद कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा, आप एक एक करके डिस्कस हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैक्सिमम चीजें आप इसके अंदर जानते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, चलिए इतने सेक्शंस हम लोगों को थ्योरी में पढ़ने हैं। अगर आप इनमें से सेक्शंस नहीं भी याद रख पाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सेक्शंस याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करता हूं, कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है, कौन से सेक्शंस को उसके बाद करना है, कौन से सेक्शंस को उसके बाद करना है। ठीक है, आई तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। ठीक है, मैं थ्योरी को इसी तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आप सेक्शन वाइज सारी थ्योरीज को रिवाइज करें, और जहां सेक्शन नहीं है, जहां नॉर्मल डेफिनेशंस हैं, वहां हम लोग डेफिनेशंस पढ़ते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहां नॉर्मल डेफिनेशंस है वी विल गो बाय द डेफिनेशंस, हम लोग डेफिनेशंस से ही चलेंगे। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 2 बिलोंग किस चीज से करता है। ठीक है, क्योंकि देखो सब जगह तुमको सेक्शन 2 सेक्शन 2 सेक्शन 2 दिख रहा है। एक चीज ये करता हूं मैं, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 को भी यहां से उठा लेता हूं और इसको भी मैं ऊपर में ही प्लेस करता हूं, इसको भी मैं ऊपर में ही प्लेस करता हूं। मान लिया यहां सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, तो अपने को एक सीरीज पता चलेगी कि मेरे पास में सेक्शन नंबर 2 की सीरीज है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 की सीरीज है, और 2 में फिर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जो डिफरेंट सब अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे सबसेक्शन आपकी किताब में लिखे हुए हैं, मैंने जगह जगह से इनको पिक करके और एक साथ में लिस्ट कर दिया है ताकि मैं एक साथ में सिलसिलेवार तरीके से इनको बताता चलूं आपको और आप समझते चलें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में डेफिनीशन ऑफ कंपनी है, डेफिनीशन ऑफ कंपनी। ठीक है, मतलब सेक्शन 2 जो है ना बेटा, ये कंपनीज एक्ट का डिफाइनिंग सेक्शन है। ठीक है, जब भी कोई तुमसे पूछे कि व्हाट द सेक्शन 2 इज मेंट फॉर इन कंपनीज एक्ट 13, तो कंपनीज एक्ट 13 में सेक्शन 2 की जो सीरीज है, ये सीरीज डेफिनेशंस को बताती है। कंपनीज के डेफिनेशंस, कंपनीज के टाइप्स के डेफिनेशन, उसके अंदर और भी कोई चीज यूटिलाइज हुई है उसके डेफिनेशन। ठीक है, सारे डेफिनेशंस को सेक्शन 2 के डिफरेंट सबसेक्शंस के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो हमने लिखी
section 2 subsection 20 it is what, it is the definition of company as per Companies Act. कंपनीज एक्ट के आधार पे कंपनी का क्या डेफिनेशन होता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखा है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई सर। सेक्शन 2 अभी मतलब समझ में आ गई कि क्या लिखा है, डेफिनेशन अभी समझाएंगे। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में सर क्या लिखा है, यहां बेटा प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे बीएसटी के अंदर अपने, कि भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर डिफाइंड है। ठीक है सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर सर क्या डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर पब्लिक कंपनी डिफाइंड है, पब्लिक कंपनी डिफाइंड है। ठीक है सर, ये दो तरह की कंपनीज इंडिया में पहले होती थी, तो एक 68 में डिफाइंड है, एक 71 के अंदर डिफाइंड है। तो सर ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बता दीजिए क्या डिफाइंड है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर हमारा डिफाइंड है ओपीसी। ठीक है, ओपीसी डिफाइंड है। अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि सर ये तो आप गजब बात कर रहे हैं। ठीक है, कि सेक्शन 71 में डिफाइंड है पब्लिक, 68 में प्राइवेट, और ओपीसी जो नया कंसेप्ट है वो पहले कैसे डिफाइंड हो गया 62 के अंदर ही। ठीक है, कि सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 तो बाद में आया होगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी तो पहले से थी, लेकिन ओपीसी का कंसेप्ट तो नया है 1% कंपनी का। तो भाई ये सेक्शन आपका पहले डिफाइंड नहीं था, न्यू अमेंडमेंट के अंदर ये सेक्शन आया है। ये सेक्शन पहले फॉलो ही नहीं करता था ही नहीं ये सेक्शन। ठीक है, मतलब ये सब सेक्शन पहले 62 नंबर सब सेक्शन था ही नहीं। ठीक है सर, समझ गए इस बात को। अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 2 में ये वाला सबसेक्शन इंसर्ट किया गया, अमेंड करके इंसर्ट किया गया, और उसके अंदर 1% कंपनी को डिफाइन किया गया। ठीक है, आइए सर हम अभी सबकी चर्चा करेंगे एज पर द बेयर एक्ट। क्या इसकी चर्चा है, बेयर एक्ट के हिसाब से सबका डेफिनेशन आपको जानना है, इसीलिए हम आपको बताएंगे। अब आता है सेक्शन 221, फिर आता है सेक्शन 222। सेक्शन 221 क्या कहता है, 222 क्या कहता है। ठीक है, तो भाई सेक्शन 221 बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इसके अंदर डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अंदर। तो 22 के अंदर क्या डिफाइंड है, यहां अनलिमिटेड कंपनी डिफाइंड होगी। ठीक है, अनलिमिटेड, हाँ यहां पे आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डिफाइंड है 221 के अंदर। ठीक है, और कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स डिफाइंड है सेक्शन 222 के अंदर, एंड अनलिमिटेड कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के अंदर। ठीक है सर, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 इसके अंदर देखते हैं क्या डिफाइंड है। आइए, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अंदर जहां तक मुझे याद है ये हम लोगों ने डिफाइन किया होगा प्रोस्पेक्टस। जी बिल्कुल, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस डिफाइंड मतलब भाई साहब सेक्शन 2 जो है अपने कंपनीज एक्ट का, ये सिर्फ डेफिनेशन से खेलता है। ठीक है, अलग अलग चीजों का इसके अंदर डेफिनेशन है। सर क्या इतने ही सबसेक्शन सेक्शन 2 में है, नहीं भाई, एक से लेकर के और अभी मेरे हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 82 तक डिफाइंड है। हाँ 82 तक डिफाइंड है। ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में 82 सब क्लॉजेज है। ठीक है, उनमें से आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को पढ़ना है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 शायद मैंने आपको पढ़ाया है, याद कीजिए ये किस चीज से रिलेटेड है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 52 सबसेक्शन 2
मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, बताइए किस चीज से रिलेटेड है? नहीं याद होगा आपको, पता है मेरे को। ये रिलेटेड है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और ये रिलेटेड है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट। आपको अगर नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। जो बेसिक आपके यहाँ पे सेक्शंस डिफाइंड है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कोई बता दे? ये इसको 12th 11th में भी बहुत समझाया था, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कोई बता दो भाई, किसी को याद हो तो। नहीं याद है, चलिए। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये तो याद है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, कम से कम ये तो याद है, बता दो क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? हाँ, कितना लिमिट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? 90% ऑफ द शेयर्स क्या होने चाहिए? सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक। चलो, हाँ, जिनको याद था वो भी ठीक है, जिनको याद था जिन्होंने नहीं बोला वो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग अब एक बार सिलसिलेवार ढंग से इन सारे डेफिनेशंस को पढ़ें, ठीक है, और इन सारे डेफिनेशंस को समझें। जो सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, वो है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी की हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी में क्या बोलते हैं। तो एज पर द बेयर एक्ट द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 स्टेट्स दैट व्हाट इज अ कंपनी। एक कंपनी क्या है? तो बोलता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलता है व्हाट इज अ कंपनी, एक कंपनी क्या है? तो बोलता है कंपनी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ। इनकॉर्पोरेट हुआ मतलब जिसका स्टार्ट किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो या कोई भी इससे प्रीवियसली इनेक्टेड कंपनीज एक्ट। मींस कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 1883 और कंपनीज एक्ट 1872, कोई सा भी जो इंडिया में इससे पहले कंपनीज एक्ट चलता था, ठीक है। अगर उस कंपनीज एक्ट में लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके कोई कंपनी अगर बनाई गई है तो उसको कंपनी बोलते हैं। ऐसा डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है? ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर, ठीक है। क्या सर जानना जरूरी है? यस, आपको इस चीज को जानना जरूरी है, ठीक है। तो सर ये तो हो गया बड़ा वेग सा डेफिनेशन, कहता है कि भाई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया हो अकॉर्डिंग टू यूजिंग द इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो फॉर द क्लियर डेफिनेशन, डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दिए। उनमें से कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। बोलता है व्हाट इज कंपनी, तो बोलता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल। अब कंपनी के फीचर्स को उठा के उसको डिफाइन कर दिया गया। बोलता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ कॉमन सील, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं, बोलता है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील, ठीक है, विथ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि क्या हो गया, जो कंपनी के फीचर्स हैं जिनको हम लोग फीचर्स के अंदर रखते हैं, उन फीचर्स को यूज करके भी हम कंपनी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या आ गई? नेक्स्ट बात आ गई कि डेफिनेशन के बाद हम एक कंपनी के फीचर्स समझ रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या है कंपनी के, तो इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं।
सबसे पहले। तो भाई कंपनी क्या है? बोलता है कंपनी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जिसका इनकॉर्पोरेशन किया गया। भाई कंपनीज एक्ट के अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया तो ये क्या क्या फीचर्स एग्जिबिट करती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। तो पहला फीचर, ठीक है, फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रिपीट लग रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आप 11th क्लास में जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स पढ़ के आए होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा और आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का एक पूरा चैप्टर था, अगर आपने उसको सही से क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपको ये क्लास रिपीट लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऐड टू द नॉलेज कीजिए और समझिए। What are the characteristics और फीचर्स ऑफ अ कंपनी? भाई इंडिया में जब कंपनीज एक्ट को फॉलो करके हम एक कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला, इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, इसका ओरिजिनेशन होता है, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है। जी बिल्कुल। कैसे बनाया जाता है? तो इसके बनाने का रूल्स एंड रेगुलेशन कहां लिखा हुआ है? तो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है साहब, ठीक है। कहां लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बनाने का, चलाने का सारा रूल रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। कितने सेक्शंस में लिखा हुआ है? तो 470 सेक्शंस में लिखा हुआ है। कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस। सर ये 470 सेक्शन सिर्फ कंपनी को बनाने का तरीका बताते हैं? नहीं, ये 470 सेक्शंस कंपनी को बनाने का, कंपनी को चलाने का, कंपनी को डुबाने का, कंपनी को बंद करने का, ठीक है, सब कुछ के बारे में बताते हैं। कंप्लीट चार्टर ऑफ द कंपनी, चार्टर का मतलब होता है कंप्लीट रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग दैट विल बी फॉलोड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। सर क्या सारे कंपनी के ऊपर ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं? तो बेटा ऐसी बात नहीं है। कुछ कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर लगते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगते हैं, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ ओपीसी के ऊपर लगते हैं, और बाकी सेक्शंस ऐसे हैं जो सारे के सारी कंपनीज के ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी कंपनीज टाइप की कंपनीज हैं, तो इन सब के चलाने, बनाने, गिराने का सारा यहाँ लिखा हुआ है। देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कहां लगती हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इसको ओरिजिनेट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है एक स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत, जिसको कि कंपनीज एक्ट कहते हैं। क्या ये सरकार के अधीन है? जी बिल्कुल, ये सरकार के अधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MCA बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये काम होता है, जिस मंत्रालय का पदभार अभी श्री CA पीयूष गोयल जी के पास में है, वो मंत्रालय, ठीक है, ये देखती है कॉर्पोरेट अफेयर्स का सारा मामला, इंडिया में जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है। तो पहली बात तो ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो गई। दूसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी तौर पे कंपनी को सेपरेट माना जाता है और इसके अधिकार जो हैं ये सेपरेट हैं। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये कि बेटा कंपनी को बनाने के लिए प्रमोटर्स की जरूरत होती है, कि कोई एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कंपनी को बनाने के लिए खड़ा हो। लेकिन जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी के बन जाने के बाद कंपनी का अधिकार क्षेत्र अलग हो जाता है, कंपनी अपने आप में एक एंटिटी, एक संगठन हो जाती है जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अपने लीगल राइट्स होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन लीगल सिस्टम ने प्रोवाइड कराए हैं कंपनीज को, ठीक है। ये सेकंड फीचर हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, पहला शब्द बोलता है पर्सन, कि कंपनी एक व्यक्ति है, और फिर उसके आगे लगाता है आर्टिफिशियल, मतलब कंपनी एक नॉन लिविंग व्यक्ति है। कहने का मतलब कि इसके पास हमारे तरह कुछ लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। और पर्सन, ये इसको आर्टिफिशियल इसलिए बोला बिकॉज ये लिविंग नहीं है, लेकिन इसके पास एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह कुछ राइट्स होते हैं। तो भाई क्या राइट होता है? तो सिंपल सी बात है, कंपनी के पास
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर जमीन जायदाद खरीद सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, कंपनी किसी को कर्ज दे सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, या कोई चाहे तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति चाहे तो जमीन खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकता है, एक व्यक्ति चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकता है, कर सकता है। भाई यही सारे राइट्स कंपनी को भी दिए गए। तो भाई जब ये सारे राइट्स कंपनी को दिए गए, लेकिन कंपनी सांस नहीं ले सकती है, कंपनी खा नहीं सकती है, पी नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, हंस नहीं सकती है, दैट्स वाई कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल राइट्स सारे इंजॉय करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सारे लीगल राइट्स इंजॉय करती है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आगे बात करते हैं परपीचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, कंपनी एक बार अगर इंडियन कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेशन रूल्स के हिसाब से बन गई, तो जब तक ये कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, मतलब इसको बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो भी उस प्रोसीजर से जो प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी को कोई बंद नहीं कर सकता है जब तक कंपनीज एक्ट में लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी को बंद ना किया जाए। कहने का मतलब परपीचुअल, ठीक है, अंतोगत्वा इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, ईयर टू ईयर कंपनी के एग्जिस्टेंस में इसके प्रमोटर के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोटर रहे, प्रमोटर ना रहे, प्रमोटर जिए, प्रमोटर मरे, ठीक है, शेयर होल्डर्स रहे, शेयर होल्डर्स ना रहे, डायरेक्टर्स रहे, डायरेक्टर्स ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ अ कंपनी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, दैट कंपनी will remain in the Indian judicial system till the time it has been filed for the winding up, जब तक इसका वाइंडिंग अप नहीं किया जाएगा। और वाइंडिंग अप भी कैसे? वैसे जैसे कि लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, आगे लिमिटेड लाइबिलिटी बोलता है कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, जितना उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किया होता है, जितना शेयर्स कंपनी का खरीदा होता है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की नहीं होती है। अगला बोलता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी के शेयर्स जो कि शेयर होल्डर के पास हैं, ये ट्रांसफरेबल होते हैं? क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर किया जा सकता है? तो बोलता है 3 प्रकार की कंपनी इंडिया में है। इंडिया में 3 प्रकार की कंपनी है, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, बोलता है इनमें से पब्लिक कंपनीज को ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड है, प्राइवेट कंपनीज को और ओपीसी को, वन पर्सन कंपनी को ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है। कहने का मतलब अगर वन पर्सन कंपनी का कोई शेयर होल्डर है तो वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड ओपीसीज। आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफरेबिलिटी का क्लॉज अलाउ नहीं करता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप इस पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्लॉज अलाउ करता है। नेक्स्ट बोलता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। बोलता है कंपनी के लिए मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ओनर्स आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ओनर्स जो होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और मैनेजमेंट या तो ओनर्स अपने हाथ में खुद रख सकते हैं,
ठीक है, या फिर मैनेज करने के लिए वो दूसरे लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, एंड द मैनेजर्स बीइंग अपॉइंटेड आर कॉल्ड एज द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। जो मैनेजर्स होते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 13 इट इज अलाउड दैट अ शेयर होल्डर कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर टू अ कंपनी। अ शेयर होल्डर can act as a director to a company, or if the shareholder feels so, he or she can appoint some other person to look upon the management of the company, and that person will be, or that person or persons will be considered as the director of the company। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, ये सारी बात हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फीचर्स में जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स कैन बी द डायरेक्टर्स, या तो शेयर होल्डर्स चाहे तो खुद ही, ओनर्स कैन बी द मैनेजर्स। मैंने पहली बात बोली ओनर्स कैन बी द मैनेजर्स, तो owners are the shareholder. It means that shareholders can be the directors of the company, or if the shareholders want so, they can appoint some other person as the director of the company। यहां तक बात होती है। उसके बाद बोलता है कॉमन सील। ठीक है, बोलता है कि कॉमन सील होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन सील? तो आइए कॉमन सील के बारे में बोलता है। बोलता है कॉमन सील may or may not have a common seal. If it has a common seal, it is affixed to all the important documents of a company। कॉमन सील के बारे में पहले आपको बताएं। सील का मतलब होता है बेटा स्टैंप, बट इट इज नॉट अ इंक्ड स्टैंप। ये कोई इंक्ड स्टैंप नहीं होता है, इस स्टैंप के अंदर इंक नहीं होता है। ठीक है, तो सब आप बोलेंगे सर चीजें कैसे दिखाई देंगी अगर इंक ही नहीं होता है? तो क्या, अगर हम उस ऐसे स्टैंप को मारेंगे तो क्या इंप्रेशन छपेगा? पेपर के ऊपर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं छपेगा। हमने बोला बेटा कॉमन सील का मतलब होता है एक ऐसा सील जो इम्बोस्ड होता है। इम्बोस्ड का मतलब होता है जो उभरा हुआ होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है, जिसको कि अगर आप पेपर पे अप्लाई करेंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे तो उसका इंप्रेशन वहां छप जाएगा। ठीक है, एंड बाय द इंप्रेशन यू गेट टू नो दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन सील्ड आउट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सील किया गया है। तो सर सील का क्या फायदा होता है? सील इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सील एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है कि दैट डॉक्यूमेंट और दैट पार्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर कंपनी। कॉमन सील इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता होगा, एक तरह का स्टैंप होता है जिसको हम किसी पेपर या किसी भी चीज के ऊपर अगर लगाएं तो उसका इंप्रेशन छप जाता है। इंप्रेशन वो हल्का सा क्या कर देता है, उस पेपर में हल्का सा पॉइंट कर, मतलब एक तरीके से यू कैन से कि अपना डिजाइन उस पेपर के ऊपर क्या कर देता है, इम्बोज कर देता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। In case if a company doesn't have a common seal, then we will go on by the signature and stamp of directors। ठीक है, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए वी कैन गो आउट विथ द इंक्ड स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। अगर उस पेपर पे डायरेक्टर का सिग्नेचर और इंक्ड स्टैम्प भी लगा दिया जाए तो भी वो कॉमन सील का काम करती है। तो ये सारे फीचर्स हो गए कंपनी के। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हो गए भाई? पहला फीचर हो गया कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट और ओनरशिप का क्या हालचाल है। ठीक है, और उसके बाद कंपनी के पास में कॉमन सील है या नहीं है। तो ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात आती है कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास में तीन तरह की कंपनी है जो कि हमें डेफिनेशन में डाली हुई है। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ सेक्शंस हमने लिखा हुआ है, उस लिस्ट ऑफ सेक्शंस में हमने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास तीन तरह की कंपनियां हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमको इन तीनों तरह की कंपनी के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इन तीनों तरह की कंपनी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ये कंपनीज क्या क्या हैं।
इनका क्या क्या डेफिनेशन है। तो सेक्शन वाइज उठाते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 जो अपने को वन पर्सन कंपनी के का डेफिनेशन बताता है, या बताता है, आपको समझाता है कि भाई इंडिया में व्हाट इज कॉल्ड एज अ वन पर्सन कंपनी। एक वन पर्सन कंपनी इंडिया में किस चीज को कहते हैं, इस डेफिनेशन को बताता है। सर ये पढ़ना क्यों जरूरी है? बेटा ये पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज इंडिया में कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इंडिया में कंपनी किस हिसाब से रन करती है, क्या उसका शेड्यूल है, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप जब कंपनीज एक्ट को डिटेल में पढ़ें तो आपको बेसिक पॉइंट्स पे कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला हमने बोला वन पर्सन कंपनी। एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बोलता है, ओपीसी, इस कंपनी के अंदर एक ही व्यक्ति होगा। वन पर्सन कंपनी मतलब क्या? मतलब शेयर होल्डर या ओनर कितना व्यक्ति होगा? एक पर्सन होगा, वन पर्सन। मतलब इस कंपनी में एक से ज्यादा ओनर्स नहीं हो सकते। पहली बात, मतलब 100% शेयर होल्डिंग किसकी होगी? 100% शेयर होल्डिंग एक व्यक्ति की होगी, एक व्यक्ति। ठीक है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब पहले ये देखते हैं कि वो कौन सा पर्सन हो सकता है, ये हम आगे देखेंगे। अभी पहले ये बताते हैं कि उस पर्सन के पास कोई एक ही व्यक्ति होगा और उसी व्यक्ति के पास में उस कंपनी के 100% शेयर्स होंगे। एज पर द डेफिनेशन क्या बोलता है? बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस ओपीसी एज। ओपीसी को कैसे डिफाइन करता है देखिए, बोलता है वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। बोलता है विच हैज, जिसके पास ओनली वन, केवल एक पर्सन एज अ मेंबर। मेंबर का मतलब बेटा शेयर होल्डर होता है, जिसके पास केवल और केवल एक ही शेयर होल्डर होगा। ऐसी कंपनी को वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। अब ये देखना है कि ये जो मेंबर होल्डर है, हेलो, शेयर ट्रांसफर का समय 1%।
हाँ, सिर्फ पब्लिक कंपनी अपने में शेयर होल्डर्स अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। वन हम 1% बोले होंगे, ओपीसी 1% नाम का कोई चीज नहीं है बेटा। हम 1% समथिंग बोलते रहे होंगे, आपको कनेक्ट नहीं हुआ होगा कोई। 1% नाम की कोई बात नहीं है बेटा। ठीक, चलिए अभी हम लोग ओपीसी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे फिर से कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, तो हमने बोला कि ओपीसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 1% कंपनी का क्या है कि भाई एक ही शेयर होल्डर होगा और वही शेयर होल्डर उस कंपनी का मेंबर होगा और उसके पास 100% शेयर होल्डिंग होगी, तो वो कंपनी 1% कंपनी कहलाएगी। नाम उसका कैसे होगा, तो वो ऐसे कहलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 1% कंपनी है तो अदनान ओपीसी, आपकी 1% कंपनी होगी तो आपका नाम एंड दैट विल बी सफिक्स्ड बाय ओपीसी, उसके पीछे ओपीसी लिखा होगा, या यू कैन से योर नेम विल बी प्रीफिक्स्ड बिफोर ओपीसी, प्रीफिक्स्ड हो जाएगा, ओपीसी के पहले लिखा जाएगा आपका नाम। ठीक है, तो 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी बात कि इंडिया में 1% कंपनी कौन बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है, तो बोलता है भाई एक रूल है, रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है, इतना अगर आप नहीं भी जानेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जान लीजिए थोड़ा सा कि भाई जो कंपनीज एक्ट है ना, एक्ट कानून जो है, कानून के साथ में कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, कि कानून को फॉलो करते टाइम आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही इनकॉर्पोरेशन का भी रूल है कि भाई जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी रूल में से एक रूल नंबर 3 है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते टाइम एक रूल है, रूल 3, उसको फॉलो करना पड़ता है। और रूल 3 क्या कहता है, ठीक है, ओपीसी को बड़े ढंग से समझिएगा, बिकॉज प्राइवेट और पब्लिक तो आदमी समझ लेता है, ओपीसी नया कंसेप्ट है और क्वेश्चन ओपीसी से थ्योरेटिकल ज्यादा आता है। अगर थ्योरी इससे पूछी जाती ही है, जाएगी क्या, पूछी जाती है। ठीक है, तो बोलता है इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 हु इज परमिटेड टू फॉर्म अ ओपीसी, क्या कोई भी इंडिया में आके ओपीसी बना लेगा, क्या कोई भी इंडिया में आके 1% कंपनी बना लेगा, तो बोलता है नहीं, देयर आर टू कंडीशंस व्हिच हैव टू बी स्पेसिफिकली फॉलोड, कंपल्सरीली फॉलोड। दो कंडीशन, पहला दैट पर्सन, वो व्यक्ति, शुड बी, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला रूल सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लस, प्लस का मतलब होता है कि दोनों एग्जॉस्टिवली फॉलो करना पड़ेगा, ये भी और ये भी, ये नहीं कि इन दोनों में से कोई एक बात भी हो जाएगी तो चल जाएगा, नहीं, दिस प्लस दिस। तो पर्सन सिटीजन भी होना चाहिए प्लस पर्सन रेजिडेंट भी होना चाहिए। पर्सन सिटीजन भी होना चाहिए और पर्सन रेजिडेंट भी होना चाहिए। मान लिया वो पर्सन सिटीजन है लेकिन रेजिडेंट नहीं है, मान लिया वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है लेकिन यूएस में सेटल्ड है, तो भाई वो ओपीसी नहीं बना सकता। मान लिया वो जापान का रहने वाला है, बर्थ उसका जापान में है, लेकिन वो इंडिया में आके पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रह गया है, 182 डेज से ज्यादा रह गया है, और अगर वो पिछले साल इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह गया है तो इंडिया का रेजिडेंट रूल कहता है कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पहले वाले रूल के अंदर से बाहर हो गया, वो सिटीजन नहीं है, इस वजह से वो व्यक्ति ओपीसी नहीं बना सकता है। ठीक है, तो क्या हम और आप ओपीसी बना सकते हैं? तो भाई अगर आप मेजर हो गए हैं, अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हैं, आप इंडिया के सिटीजन तो हैं ही हैं, प्लस आप इंडिया के रेजिडेंट भी हैं अनडाउटेडली,
तो आप ओपीसी बना सकते हैं। क्या सर आप ओपीसी बना सकते हैं? हाँ, मैं ओपीसी बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेजर भी हूं, मैं इंडिया का रेजिडेंट भी हूं, ठीक है, और मैं इंडिया का सिटीजन तो हूं ही। तो अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन एंड शुड बी अ रेजिडेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ओपीसी। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है यहां तक बात समझने में? यहां तक बात समझने में कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ हेलो, बोलिए। उसके नाम के पीछे लिखा होगा ओपीसी। हेलो, उसके नाम के पीछे लिखा होगा ओपीसी। जैसे प्राइवेट लिमिटेड के पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड के पीछे लिखा होता है लिमिटेड, वैसे ही 1% कंपनी के पीछे लिखा होगा ओपीसी। ठीक है, उसके नाम के पीछे सफिक्स होगा ओपीसी। ठीक है, चलिए। तो बोल, हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। आते हैं, देखते हैं, बताते हैं, बताते हैं बेटा, बताते हैं, आइए तो सही, आगे बढ़िए तो सही, बता रहे हैं क्या क्लॉजेस है। वो कंपनी बेच नहीं सकता है, तो पहली बात तो कंपनी बेच नहीं सकता है। 1% कंपनी जिसकी होती है उसी की होती है, ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कंपनी ट्रांसफ्यूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेच नहीं सकता। ओपीसी आप बेच नहीं सकते, ठीक है। वही पर्सन उसका शेयर होल्डर होगा, ट्रांसफरेबिलिटी सीज्ड है, ट्रांसफरेबिलिटी सीज्ड। चल, तो बोलता है एक नेचुरल पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉर्म अ 1% कंपनी। वो एक 1% कंपनी बना सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस और लिखा है, उसको थोड़ी देर बाद बनाएंगे, बताएंगे। सेकंड लिखता है अ or person having citizen and resident of a country can form one and only one OPC in his entire life। ठीक है, एक व्यक्ति सिर्फ एक और केवल एक 1% कंपनी ही अपनी पूरी जिंदगी में बना सकता है, टिल द करेंट रूल। ठीक है, अभी जो रूल है इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो सिटीजन और रेजिडेंट है इंडिया का, वो ओपीसी एक ही बार बना सकता है। सवाल आपका आ सकता है कि सर एक व्यक्ति जिस टाइम वो ओपीसी बना रहा था उस टाइम इंडिया का सिटीजन भी था और उस टाइम इंडिया का रेजिडेंट भी था, व्हाट इफ कि सर आज आप इंडिया छोड़ करके यूएस जाके सेटल हो जाइए। ठीक है, ये सवाल आप मेरे से पूछ सकते थे, ठीक है, कि अब जब उसने ओपीसी बनाया तब सर उसका स्टेटस रेजिडेंट था, लेकिन बाद में वो नॉन रेजिडेंट हो गया, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ दैट ओपीसी? उस ओपीसी का क्या होगा? क्या ये वैलिड क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया, पहले ये बता दीजिए। ठीक, चलिए आई। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई तो इसका आंसर है कि वंस अ ओपीसी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, अगर एक ओपीसी बन गया तो इट विल परपीचुअली सक्सीड टिल द डेथ ऑफ दैट पार्टिकुलर मेंबर। ठीक है, उस मेंबर के डेथ तक वो सक्सीड करेगा, ठीक है। तो फिर अगला सवाल है कि सर अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो भी वो कंपनी चलेगी, सिर्फ बनने के टाइम वो व्यक्ति रेजिडेंट होना चाहिए, बिकॉज ऐसा कहीं पूरे लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में बेटा ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो व्यक्ति बाद में नॉन रेजिडेंट हो गया तो क्या प्रोविजन होगा। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है कंपनीज एक्ट में तो दैट इज इम्प्लाइड प्रोविजन, उसको हम लोग इम्प्लाइड प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। और इम्प्लाइड प्रोविजन कहता क्या है कि अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आप मान लीजिए कि कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, मतलब उसका स्टेटस वैसा ही रहेगा जैसा था। मतलब अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं, इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, आपने एक ओपीसी फॉर्म कराई और उसके बाद जाके यूएस में सेटल हो गए, तो उस ओपीसी एग्जिस्टेंस पे कोई आंच नहीं आएगी, बिकॉज सेक्शन 2 सेक्शन 62 में ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई?
क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो भाई वहां के लॉ में ओपीसी होगा तब ना, वहां के कंपनीज एक्ट में, वहां के कंपनी लॉ में ओपीसी होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उससे हम क्या चर्चा करें बेटा, हमको क्या पता कि उस जिस कंट्री में वो जाकर के रहने गया है, सिटीजनशिप लिया है, वहां का कंपनी लॉ क्या कहता है। ठीक है, वहां का कॉर्पोरेट लॉ, वहां का फेडरल लॉ क्या कहता है, इसे हमको क्या पता। वो व्यक्ति यूएस गया, ब्रिटेन गया, ठीक है, या कहीं गया, स्विट्जरलैंड गया, अमेरिका गया, बर्तानिया गया, लिबनान गया, कहीं गया, वहां का जो कॉर्पोरेट लॉ होगा उसको उस कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हम तो आपको यहाँ के लॉ के हिसाब से बता सकते हैं ना बेटा। क्या बात समझ में आई? नहीं समझ में? क्या ओपीसी का एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में है? ऐसा थोड़ी है। ठीक है, ये तो इंडिया में ओपीसी है, पता नहीं पाकिस्तान में ओपीसी है कि नहीं। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? समझ रहे ना? हाँ, तो ओपीसी का एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में कहां है, ये तो आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, तब इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो इंडिया में बात करते हैं कि भाई इंडिया में सीज नहीं होगा वो ओपीसी। ठीक है, अगर वो बाद में नॉन रेजिडेंट बन गया तो आगे बात करते हैं। हाँ हाँ, खोल सकता है वो। एक ओपीसी अगर खोल के बंद कर दिया है, ठीक है, प्रॉपरली अगर उसने ओपीसी वाइंड अप कर दी है, तो वो नेक्स्ट ओपीसी खोल सकता है। एक टाइम में एक व्यक्ति के नाम पे एक ही ओपीसी हो सकती है, वन एंड ओनली वन। दूसरी ओपीसी रनिंग नहीं हो सकती। होता है, बता रहे हैं, आगे वही बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नॉमिनी की चर्चा कर रहे हैं। नॉमिनी, नेक्स्ट पॉइंट मेरे को यही चर्चा करनी है। NOMINEE, नॉमिनी। नेक्स्ट यही चर्चा करेंगे बेटा, बस आ ही रहे। चलिए, नेक्स्ट बात करनी है अब कि फर्ज करो ऐसा हो कि किसी व्यक्ति ने एक ओपीसी बनाई, ठीक है, और वो ओपीसी बना करके, बनाने के बाद ओपीसी का एग्जिस्टेंस था और वो व्यक्ति डेथ कर गया। ठीक है, तो डेथ कर गया तो उस कंपनी के अंदर जो एसेट्स थे, उस कंपनी का जो बिजनेस था, ठीक है, वो अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए उस चीज को। तो उसके लिए ओपीसी बनाते टाइम एक प्रोविजन होता है टू अपॉइंट एंड नेम ऑन नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, नॉमिनी क्या होता है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो उसके राइट्स को टेक ओवर करेगा उसको नॉमिनी बोलते हैं। ठीक है, when the rights and the assets and the other benefits are taken over from the deceased to a particular person, that person is considered as the nominee। ठीक है, आप जब कभी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जब कभी कोई बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे, तो उसमें आपसे नॉमिनी मांगता होगा, मांगता है नॉमिनी? कभी देखा आपने नॉमिनी का क्लॉज? हाँ, तो इसी तरह से वन पर्सन कंपनी में भी एक व्यक्ति अपने साथ में एक नॉमिनी का नाम लिख सकता है, ओनली वन नॉमिनी। ठीक है, देखो सेंटेंस क्या बोलता है, बेयर एक्ट क्या बोलता है। बेयर एक्ट बोलता है अ पार्टिकुलर पर्सन, one person, only a natural person being an Indian citizen and resident can form a OPC and become a nominee to one OPC। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब हम आपको समझाते हैं, एक केस स्टडी लेके आपको समझाते हैं, समझ आ जाएगा तुरंत। एक मिनट, हाँ बोलिए बाबू। हेलो, हाँ बोलिए। सर बिजनेस स्टडी एनसीईआरटी का ले लें? हाँ एनसीईआरटी ले लीजिए। ठीक है, बोलता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति एक्स है, तो और ये व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, आईसी, इंडिया का रेजिडेंट है, आईआर। ये व्यक्ति आईसी भी है, आईआर भी है, तो ये व्यक्ति क्या ओपीसी खोल सकता है? ये व्यक्ति ओपीसी खोल सकता है जी, बिल्कुल ये ओपीसी खोल सकता है। दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी, ये आईसी भी है, आईआर भी है, मतलब इंडियन रेजिडेंट भी है, इंडियन सिटीजन भी है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि अगर इस व्यक्ति को, अगर अपने ओपीसी के
ओपीसी में किसी को रखना हो एज अ नॉमिनी, तो वो नॉमिनी किसको रखेगा? नॉमिनी विल बी अ पर्सन हु हैज द सेम कंडीशन, who belongs to the same condition, who prevails with the same condition, who enjoys the same condition. मतलब एक व्यक्ति को नॉमिनी बनने के लिए भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है, तभी वो किसी व्यक्ति के ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, और एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैंने अपनी एक ओपीसी, ध्यान से समझना, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं प्लस मैं एक इंडियन रेजिडेंट हूं, मैंने अपनी एक ओपीसी खोल दी। ठीक है, अब मुझे ये चिंता सता रही है कि व्हाट हैपेंस अगर मेरा डेथ हो जाए और मैं इस कंपनी का अकेला 100% शेयर होल्डर हूं, ठीक है, तो मेरी कंपनी को आगे फ्यूचर में रन कराने के लिए या क्लोज कराने के लिए या इसके एसेट्स को बेचने के लिए या फला ठिकाना कुछ भी करने के लिए मुझे एक नॉमिनी तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जब नॉमिनी ढूंढूंगा तो मुझे, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि मैंने अपनी मम्मी को नॉमिनी रख दिया अपनी कंपनी का, ठीक है, अपनी ओपीसी का, तो माई मदर शुड बी अ इंडियन सिटीजन प्लस माई मदर शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्लस वो और किसी दूसरे कंपनी की नॉमिनी नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल वो मेरे सिस्टर के ओपीसी की नॉमिनी ऑलरेडी है, मेरी सिस्टर ने उनको अगर अपनी कंपनी का नॉमिनी रख लिया है, तो मैं फिर से उनको अपनी कंपनी का नॉमिनी नहीं बना सकता हूं। तो इससे क्या रेफरेंस निकला? इस लॉ को अगर इंटरप्रेट करेंगे बेटा, तो इस लॉ का इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में एक ओपीसी चला सकता है, एक ओपीसी चला सकता है, और सिमिलरली वो एक ओपीसी में किसी दूसरे व्यक्ति के ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। एक ही, एक से ज्यादा में नॉमिनी नहीं बन सकता है। मींस अ नेचुरल पर्सन लाइक मी और लाइक यू और लाइक एनी अदर पर्सन, ही कैन ऑपरेट हिज ओपीसी, हिज और हर ओपीसी, वो अपना या अपना ओपीसी चला सकता है या चला सकती है, प्लस वो उसको अगर कोई चाहे तो सिर्फ एक वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी बना सकता है। ठीक है, वो फिर किसी दूसरे वन पर्सन कंपनी का नॉमिनी बनने के लिए अलाउड नहीं है। क्या ये क्लॉज आपको इंटरप्रेट करके समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? भाई एक ही नॉमिनी बना सकते हैं, एक ही नॉमिनी। जो लॉ आपको बताया एकदम स्ट्रेट जैकेट है, एकदम सीधा सीधा जो बोला वही है। एक ओपीसी का सिर्फ एक नॉमिनी हो सकता है और वो नॉमिनी फिर किसी दूसरे ओपीसी का नॉमिनी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? और एक व्यक्ति अपना खुद का एक ओपीसी चला सकता है, मतलब अ सिंगल पर्सन कैन बी अ नॉमिनी टू अ ओपीसी एंड कैन रन हिज ओन ओपीसी, दैट्स इट। तो कंपनी चली जाएगी बेटा एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चली जाएगी, फिर उसका कोर्ट सेटलमेंट करेगी, फिर उसका सेटलमेंट कोर्ट के हाथ में चला जाएगा, वो एनसीएलटी का डॉक्यूमेंट एनसीएलटी के हाथ में चला जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कोर्ट का मामला हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे किसी का भी कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, ना तो शेयर होल्डर जिंदा है ना ही नॉमिनी जिंदा है। मान लो कि एक पर्सन एक्स था, दूसरा वाई था, एक्स और वाई आपस में हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, एक्स की ओपीसी थी, वाई उसके अंदर नॉमिनी थी, दोनों कार से जा रहे थे, दोनों का एट ए टाइम सडन एक्सीडेंट हो गया, दोनों का डेथ हो गया। ठीक है, अब भाई ना तो एक्स बचा कि वो मेंबर रह पाए, ना तो वाई बची कि वो नॉमिनी रह पाए। ऐसे केस में एक्स की जो ओपीसी है, एक्स ओपीसी, उस ओपीसी का क्या होगा भाई? उस ओपीसी को सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी और उसको डिसॉल्व कर देगी बाय अप्लाइंग इट थ्रू एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है फिलहाल हम आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा बाबू, नहीं अलाउड है ना, लॉ कहीं नहीं रहा है तो हम कैसे अलाउ कर देंगे? हम तो इसीलिए आपको बेयर एक्ट तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। बेयर एक्ट को हम इसीलिए तो इंटरप्रेट कर रहे हैं आपको ना, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं कि यही हो सकता है, यही हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, जो लॉ में लिखा हुआ है वही हो सकता है ना, लॉ के प्रोविजन से हम लोग अपार्ट नहीं जा सकते।
ठीक है, आप लाइन पढ़ लीजिए चाहिए तो बेयर एक्ट का, भाई साफ साफ लिखता है रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 फर्दर प्रिस्क्राइब दैट ये लिखता है ओनली अ नेचुरल पर्सन, एक व्यक्ति जो कि व्यक्ति है, नॉर्मल है, जीवित व्यक्ति है, बीइंग अ सिटीजन जो कि एक देश का नागरिक है, एंड रेजिडेंट जो कि उस देश में आवासित है, उस देश में रहता है, कैन फॉर्म बना सकता है वन पर्सन कंपनी, एक वन पर्सन कंपनी वही व्यक्ति बना सकता है, और कैन बी और वो बन सकता है नॉमिनी बन सकता है फॉर द सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, और वो सिर्फ एक वन पर्सन कंपनी का सोल मेंबर का, सिंगल मेंबर का नॉमिनी बन सकता है। सोल का मतलब समझते हो ना, SOLE सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, वो सिर्फ एक सिंगल मेंबर का नॉमिनी बन सकता है। फिर इसको और इंटरप्रेट किया है, पॉइंट नंबर बी में और इंटरप्रेट करता है, बोलता है वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन OPC, एक व्यक्ति सिर्फ एक OPC बना सकता है, और बिकम बन सकता है नॉमिनी ऑफ ओनली वन सच कंपनी, और वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ऐसी कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ठीक है, इंटरप्रेट कर गए, हाँ बोलिए। हाँ, तो लिख तो रहा है कि एक पर्सन एक अपनी OPC भी चला सकता है और वो दूसरे कंपनी का नॉमिनी भी बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अपनी कंपनी तो चला ही सकता है, वो वाई की कंपनी में नॉमिनी भी बन सकता है। साफ तो लिखता है वन पर्सन कैन फॉर्म अ वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति एक OPC बना सकता है, और फिर लिखता है एंड कैन बिकम अ नॉमिनी टू वन OPC, और किसी एक दूसरे OPC का नॉमिनी बन सकता है। जैसे एक्स अपनी कंपनी चला सकता है और वाई अगर उसकी वाइफ है, तो देखो ना क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा ना, क्रॉस कनेक्शन करके बता देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है आओ देख लो, बोर्ड पे बता देते हैं। देखो भाई, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ है, ये इंडियन सिटीजन भी है प्लस इंडियन रेजिडेंट भी है, ये भी इंडियन सिटीजन है प्लस इंडियन रेजिडेंट है। तो एक्स अपने अपनी एक OPC बनाई, एक्स OPC, वाई ने अपनी एक OPC बनाई, वाई OPC, एक्स ने वाई को नॉमिनी बना दिया। ठीक है, वाई एक्स जो है, वाई जो है उसकी वाइफ, वो एक्स के OPC में नॉमिनी बन गई, और एक्स जो है वो वाई के OPC में नॉमिनी बन गया। अब यहां से चेक कर लो, क्या एक व्यक्ति एक OPC चला के नॉमिनी बन रहा है और दूसरा व्यक्ति भी एक OPC चला के नॉमिनी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर अभी भी ना समझ में आए तो फिर पूछो। आ गया समझ में? यही बात बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। बेयर एक्ट में भी सेम यही चीज लिखी हुई है बेटा, कि एक व्यक्ति अपना एक OPC भी चला सकता है और पड़ोसी के OPC का नॉमिनी, पड़ोसी मतलब कहने का मतलब यहाँ वाइफ के OPC का नॉमिनी भी बन सकता है। ठीक है, बात ऐसे होती है। ठीक है, इसमें कोई रिलेशन या रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई ब्लड रिलेशन, कोई फैमिली रिलेशन या कोई रिलेटिव होने का कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं है। ठीक है, नॉमिनी आप किसी थर्ड पार्टी को भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना बात हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बोलता है कि वन पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बन सकता। चैरिटेबल पर्पस मतलब वन पर्सन कंपनी बना करके आप चाहें कि हम समाज सेवा करें, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी बना के आपको सिर्फ बिजनेस वेंचर करना है। बिजनेस वेंचर मतलब आप प्रॉफिट मेकिंग का काम कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट बिजनेस आप वन पर्सन कंपनी बना के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काहे नहीं कर सकते हैं, कोई रीजन या लॉजिक डिफाइंड नहीं है, बस नहीं कर सकते हैं, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला बोलता है वन पर्सन कंपनी बना के आप कोई बैंकिंग या नॉन बैंकिंग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पैसे के लेन देन, पैसे के डिपॉजिट्स, लोन का लेना देना, ये सब काम आप वन पर्सन कंपनी बना के नहीं कर सकते। ठीक है भाई, चैरिटेबल पर्पस का काम नहीं कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, इन सब का काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला बोलता है कि जब आप वन पर्सन कंपनी बनाएंगे तो वन पर्सन कंपनी में आपका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए।
1% कंपनी में, क्योंकि देखिए 50 लाख रुपए लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि यहां पे सारा का सारा शेयर कैपिटल कौन चुकाएगा? 1% कंपनी है तो सारा का सारा शेयर कैपिटल का पैसा कौन चुकाएगा बताइए? जिसकी कंपनी है वही चुकाएगा, इसीलिए मैक्सिमम कैपिंग लिमिट रखी गई है 50 लाख। ठीक है, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा शेयर कैपिटल आपको अपनी कंपनी में रखना है तो फिर आप 1% कंपनी नहीं खोल सकते हैं। आपको फिर या तो प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ेगा या कोई दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में, आप दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनीज में जाइए। मैक्सिमम लिमिट आपकी ओपीसी के कैपिटल की 50 लाख है। ठीक है, और टर्नओवर बिजनेस की भी लिमिट है, बोलता है पिछले 3 सालों का एवरेज टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपए से बढ़ गया तो कंपल्सरली आपको ओपीसी बंद करनी पड़ेगी। मतलब ये छोटे बिजनेस के लिए ओपीसी है। बोलता है कि एवरेज टर्नओवर, अगर आपकी कंपनी का एवरेज टर्नओवर पिछले 3 सालों का एवरेज आपने निकाला और वो 2 करोड़ रुपए से अगर एक्सीड कर गया तो भैया आपको हाथ जोड़ करके ओपीसी को बंद करना पड़ेगा। आप ओपीसी से कन्वर्ट होके या तो प्राइवेट कंपनी में जाइए या पब्लिक कंपनी में जाइए, लेकिन आप ओपीसी नहीं चला सकते। ठीक है सर, क्यों नहीं चला सकते हैं? बेटा इसके पीछे लॉजिक तो कुछ नहीं है, बस हाँ ये बात है कि बहुत ज्यादा हाई लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस ओपीसी के अंदर अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो सर अगर मेरी कंपनी को 3 साल नहीं पूरा है, अब आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है, अगर सर मेरी कंपनी के ओपीसी को 3 साल नहीं पूरा है और मैंने पहले ही साल में 2 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो क्या मुझे ओपीसी बंद करनी पड़ेगी? नहीं। सर मैंने 2 साल काम किया और एवरेज टर्नओवर मेरा 2 करोड़ रुपए से ऊपर भाग गया है, क्या मुझे ओपीसी बंद करनी पड़ेगी? नहीं। मतलब मिनिमम 3 साल का ही एवरेज आपको लेना है। ठीक है, 3 साल, क्योंकि देखो लॉ साफ कहता है कि इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो इसका इंटरप्रिटेशन जब देखोगे तो इसका मतलब है कि आप आराम से 3 सालों तक काम कर सकते हैं बिना अपने टर्नओवर को नजर दिए हुए। हाँ, लेकिन 3 साल काम करने के बाद जब आप 3 साल का एवरेज निकालेंगे और अगर वो 2 करोड़ रुपए से टप गया तो देन एंड देयर आपको अपनी ओपीसी को या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको इंडिपेंडेंट पीरियड कितने सालों का दिया गया? 3 साल तक का दिया गया। 3 साल तक के ट्रांजैक्शंस अगर आपके 2 करोड़ से ऊपर जाते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, 3 साल के बाद अगर एवरेज ट्रांजैक्शन पीछे 3 सालों का आपका अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो भाई ऐसे केस में आपको कंपल्सरली अपनी ओपीसी को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। बंद कहने का मतलब कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इट मींस कि ओपीसी का तो एग्जिस्टेंस खत्म ही हो जाएगा ना। ठीक है, वो प्राइवेट में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या चीज रिस्ट्रिक्शंस हो गए? पहला रिस्ट्रिक्शन, पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, वो एक ही ओपीसी खोल सकता है, एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद जब काम की बात आती है तो भाई वो चैरिटेबल पर्पस के काम नहीं कर सकता, बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस का काम नहीं कर सकता, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के अंदर होना चाहिए और पिछले 3 सालों का एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ रुपए के अंदर होना चाहिए। इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं ओपीसी को रन कराने के लिए इंडिया में। ठीक है, और आगे बोलता है अब 1% कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। ठीक है, एटलीस्ट कितना डायरेक्टर होना चाहिए? एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब कि जो शेयर होल्डर है, जो पर्सन है जिसकी ओपीसी है, वो चाहे तो खुद भी डायरेक्टर बन सकता है, वो चाहे तो किसी और को भी डायरेक्टर बना सकता है। एक मिनट बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ वालेकुम भाई, हम करते हैं बात, आपसे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 1। ठीक है, वो व्यक्ति जो शेयर होल्डर है वो भी डायरेक्टर बन सकता है, तो कम से कम 1 डायरेक्टर। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 15। 15 से ज्यादा डायरेक्टर एक ओपीसी में नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब आप 14 अदर लोगों को कंपनी का डायरेक्टर मैक्सिमम बना सकते हैं, उससे ज्यादा डायरेक्टर्स अलाउड नहीं है।
ठीक है, क्या यहां तक आपको समझने में कोई कठिनाई है? अगर समझने में कोई कठिनाई नहीं है तो ओपीसी का टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया आपका। ओपीसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, वो आपको ये लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी कि भाई व्यक्ति क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, एक ओपीसी, एक नॉमिनी, ठीक है, उस चैरिटेबल पर्पस नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पर्पस नहीं, 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा एवरेज 3 साल का टर्नओवर नहीं, ठीक है, मिनिमम 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। इतनी बात आपको ओपीसी के अंदर याद रखनी है, और ये सब कहां लिखा हुआ है? सब लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर, जहां ओपीसी डिफाइंड है। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग ओपीसी तक रखते हैं, कल आगे हम लोग इससे और जो थ्योरीज हैं उसको पढ़ेंगे। आप एक बार चाहें तो अपनी बुक रीड कर सकते हैं, बुक में यही सारी बातें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं, एक अगर आप रीड करेंगे डीके गोयल तो उसमें कुछ कोरम वोरम की बातें हो रखी हैं, कोरम की, मीटिंग की, इन सब चीजों की बातें हो रखी हैं, वो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, कोरम क्या होता है, मीटिंग क्या होता है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसे मोर और लेस ओपीसी का जो पूरा कंप्लीट ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए, शाम की क्लास में हम लोग मिलते हैं, हम लोग डेफिशिएंट डिमांड पढ़ेंगे। हाँ बोलिए बेटा। ठीक ठीक, चलो ओके। शाम वाली क्लास में डिफिशिएंट डिमांड पढ़ा करके हम ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर आपका इनकम एम्प्लॉयमेंट का चल रहा था। थैंक यू।